नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। और जो कि लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारा कुछ कर लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिख पाते हैं। या फिर हम ये बात कर लें कि हमने सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम लिखते हैं। और उसके बाद हमने लुईस संरचना की बात की थी कि लुईस संरचना को हम कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, किस सिंबल से प्रदर्शित कर सकते हैं और कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आज हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे अष्टक नियम की। किसकी? अष्टक नियम की। आज हम बात करेंगे अष्टक नियम की। देखिएगा, अष्टक नियम की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अगर अष्टक नियम की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एक्चुअली दिया किसने था वो सारा हम आज स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से इसको पूरा समझेंगे कि ऑक्टेट रूल रियल में होता क्या है और ये करना क्या चाहता है। अगर इसकी बात करूं ऑक्टेट रूल की तो ये कोसेल एंड लुईस ने दिया था। किसने दिया बेटा? कोसेल एंड लुईस। कोसेल एंड लुईस ने दिया था इस नियम को। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला वो समझेंगे। इन्होंने बोला कि कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में, अपने संयोजी कोष में अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है या रखता है। सही है। अर्थात संयोजी कोष बोल सकते हैं या बाह्यतम कोष बोल सकते हैं इसको। बाह्यतम कोष बोल सकते हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। अगर इसकी आगे हम बात करें तो कोसेल लुईस ने बताया कि हमने जो नियम बताया है इसके अकॉर्डिंग हर कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। सही बात है। इसके बाद उन्होंने इसका कुछ प्रूफ दिए थे। उन्होंने पहला एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से था। इसने कहा CH4 की बात की। किसकी बात की? CH4 की। अगर CH4 की हमने बात की तो देखिएगा एक बार एक बात समझें कि हमने अगर कोई कंपाउंड दिया गया है AB3। क्या दिया गया है? मान लो एक कोई कंपाउंड दे दिया गया AB3। इसमें ए क्या है? इसके अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता के आधार पर या अलग अलग बिंदुओं के आधार पर इस ए को बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? केंद्रीय परमाणु। क्या बोला जाता है? केंद्रीय परमाणु। इसी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर एटम। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर एटम। सही है। और जो बी है इसको बोला है शाखीय परमाणु। क्या बोला है? शाखीय परमाणु। और इसी के आधार पर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। तो हम यहाँ से ये समझेंगे कि एक शाखीय परमाणु है और एक केंद्रीय परमाणु है। और अगर सीधी बात करें तो ये बोलता है कि किसी भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत है और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो क्या, अगर जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक नियम का पालन करेगा और जिसके पास नहीं है वो अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन बात ये नहीं आती है यहाँ पे कि वो पालन करे या नहीं करे। बात ये है कि अष्टक नियम क्या है। तो अष्टक नियम यही है कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखे। अगर आगे हम बात करें, हमने CH4 की बात की है तो आगे हम CH4 की बात कर CH4 की अगर हम बात करते हैं तो ये CH4 है। अभी आपको बताया था इसमें कार्बन केंद्रीय परमाणु है और हाइड्रोजन सराउंडिंग परमाणु है।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा 6 होता है, वो सॉरी परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो मैं 1s2 2s2 2p2 होगा। और आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि अगर इसके भायतम कोष की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2s2 2p2। बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन सर इसके भायतम कोष में हो गए। सही है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1s1 होता है, अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम अब लुईस संरचना आप पढ़ चुके हैं, तो अगर मुझे कार्बन की लुईस संरचना बनानी हो तो कार्बन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं मैं, तो सर आपको पता है जितने बाह्यतम कोष में इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं उतने हम इसको जोड़ देंगे। और अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन के साथ देखें तो हमने हाइड्रोजन ऐड किया, और एक हाइड्रोजन, दो, तीन और एक, 4 हाइड्रोजन हमने इसके जोड़ दिया, और चारों हाइड्रोजन के पास एक एक क्या था, इलेक्ट्रॉन, क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन। और हम बात करें किसकी, बात करें किसकी, आगे ये आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, जो भी बंध जितने भी प्रकार के हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं जिसमें समान इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है, और इस आपस में साझा करने के बाद इस तरीके की कोई संरचना का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन एक बंध में है, 2 2 4 2 6, अर्थात यहाँ पे श्रीमान कक्षक कार्बन का किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास 8। और अष्टक भी यही कह रहा था कि केंद्रीय परमाणु के पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अर्थात ये अष्टक नियम का क्या करता है, पालन करता है। नियम का क्या करता है बेटा, पालन करता है। और अगर हम और बात करें इसकी, तो और एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर ये समझेंगे कि किस में कौन सा अष्टक नियम का पालन करता है। देखिएगा, अगर मैं इसी प्रकार से CCl4 की बात कर लूँ, किसकी कर लूँ, CCl4 की, या फिर मैं बात कर लूँ NH3 की, तो हम देखेंगे कार्बन के पास भाई 4 तो इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, लुईस संरचना। और इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, क्लोरीन की, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, कितने हैं आपको सबको पता होगा, कितने हैं, 7। ऐसे ही इस क्लोरीन की बात करूं तो कितने हैं, 2, 4 और 6 और एक 7। अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर इस क्लोरीन की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा, अगर क्लोरीन की बात की तो इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध बन रहा है। कौन सा बंध बन रहा है, सहसंयोजी बंध बन रहा है। कौन सा बंध बन रहा है बेटा, सहसंयोजी बंध बन रहा है। इनके पास भी एक सहसंयोजी बंध, और इनके पास भी। हम कैलकुलेट करेंगे तो एक 4 कार्बन के साथ 4 जुड़ गए, अर्थात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि यहाँ बात करते हैं तो देखो 6, एक 7 और एक 8, अर्थात क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के पास सर 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह अष्टक नियम का पालन करता है। ऐसे ही अगर बात करें NH3 की, तो NH3 के पास नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, इसको इधर ले लेते हैं हम। NH3 की बात करते हैं तो देखिएगा, अगर NH3 की हम बात कर लें, किसकी, NH3, देखिएगा केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसके साखीय परमाणु हैं। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की, सर हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की, तो हमने देखा कि ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है उसकी ये स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन जो है उसकी ये स्ट्रक्चर है। देखिएगा एक बार, नाइट्रोजन जो है उसके पास 1 2 3 4 और 5 संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, भायतम कोष में, और ये इसके क्या है, लुईस संरचना। और इसके साथ साथ श्रीमान 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हमने कहा एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, और एक ये, हमने कहा एक ये।
हमने कहा इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद पता लगा कि इनके पास कितने हो गए, एक और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसके पास, नाइट्रोजन के पास। और ये क्या करता है, अष्टक नियम का पालन करता है। क्या करता है, अष्टक नियम का पालन करता है। अब देखिएगा, बात अच्छी लगी और ये बात से ये पता लग गया कि पहली बात कि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह यौगिक अष्टक नियम का पालन करता है। अर्थात, और रियलिटी में अष्टक नियम को हम समझे तो अष्टक ही विन्यास होता है किसका, अक्रिय गैसों का। कैसा होता है, अक्रिय गैसों का। सर तो ये बात क्यों बताई यहाँ पर, वो समझें। सही मायने में अगर हम बात करें तो अष्टक नियम जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अक्रिय गैसों का विन्यास होता है। वैसे बताया तो ये कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इससे ये समझें कि अक्रिय गैसें होती है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात वो स्टेबल गैसें हैं। और जब स्टेबल हैं तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और लगभग ये तय होता है कि वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगी और अक्रिय गैसों की तरह विन्यास इनका मिल जाता है। लेकिन कुछ भी काम अच्छा हो रहा होता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होती है। तभी किसी ने एक बात रख दी गई कि बताएं कि BeCl2 की आप बता दें। आप बड़े कह रहे हैं बार बार कि अष्टक नियम ये वो फॉलो करता है या नहीं करता। तो देखो BeCl2 की बात बताई गई तो उन्होंने कहा BeCl2 में बताएं तो बोरोन के बेरिलियम के पास पता है कि सर दो ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी पता चलता है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम संरचना के रूप में प्रदर्शित करें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आपके सामने लिखी हुई है ये, इसकी क्या है, लुईस संरचना। अगर इसके बाद हम बात कर लें, इसके पास सर Cl लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो हमने एक Cl यहाँ लगा दिया और एक Cl यहाँ लगा दिया और Cl का इस्तेमाल भी हमने कर लिया। तो हमने देखा कि इस Cl का एक इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और एक इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पता लगा कि इस बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अष्टक तो ये कहता था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं। कितने चाहिए, होने चाहिए, कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए श्रीमान। तो पता लगा कि ये 8 इलेक्ट्रॉन तो रखता ही नहीं है, अर्थात स्टेबल नहीं है अष्टक के अनुसार। तो फिर ये बात करते हैं कि नहीं नहीं, स्टेबल तो है कंपाउंड, कंपाउंड तो स्टेबल है, लेकिन ये अष्टक का पालन नहीं कर रहा। तो अष्टक जो कोसेल और लुईस से बात की गई तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है मे बी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, गलतियां इंसान से होती है। तो ऐसे ही ये और बता दे श्रीमान कि BeCl3 में क्या होगा। उन्होंने कहा देखो कोई दिक्कत नहीं है, बेरे बोरोन है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास अगर मैं जाके किससे बात करूं, Cl से, तो Cl जोड़ दिया, एक Cl ये जोड़ दिया और एक Cl ये जोड़ दिया। इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 हो गए। Cl के पास कितने हो गए, 8। इस Cl के पास भी कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास, इसके पास, ये देखिएगा इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली और पता लगा कि जो स्ट्रक्चर हमारी बनी है किसकी, BeCl3 की, और इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है बोरोन। इसके पास सर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं होते हैं। कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है श्रीमान, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर बोला कि अच्छा इसका मतलब ये है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्थायी नहीं है। तो कोसे लुईस कहते हैं कि ये तो स्थायी हैं, ये तो यौगिक फॉर्मेशन करते हैं, ये यौगिक बनते हैं। अर्थात अगर ये बनते हैं तो फिर आपका अष्टक नियम गलत। क्या बोला कि आपका अष्टक नियम गलत।
लेकिन ये बात समझ में आई कि अष्टक कहता है नियम तो गलत नहीं है। नियम तो क्योंकि उसको पता था कि अक्रिय गैसों की तरह ही काम करेगा। भाई हर कोई क्या चाहेगा, ये समझे अक्रिय गैस क्या है, एक अंबानी की तरह काम करती है कि अंबानी बनना चाहेगा, कोई आदमी पैसा वाला बनना चाहेगा, स्टेबिलिटी लेना चाहेगा। इसी तरीके से अक्रिय गैसें भी क्या करती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती और अपने आप में मस्त रहती है, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बात पता लगी और ये दो एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं, और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। वैसे AlCl3 में भी देखेंगे तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे केंद्रीय परमाणु के पास, 6 इलेक्ट्रॉन सर। तो सर इससे ये बात उन्होंने बता दिया कि ऐसा है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम है। क्या है, कम। किनके पास, जितने भी आपने ये कंपाउंड बताए हैं इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम। और जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 2 है, तो मे बी जो भी है, तो उन्होंने कहा कि जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोलते हैं। इनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते और इनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोला गया। और इससे आगे अगर हम बात करें इसकी, तो इन्होंने एक परिभाषा भी दे दी इसके लिए। वैसे परिभाषा तो आप भी समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की अगर परिभाषा की बात कर ले तो वो भी लिख लेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, कि वे यौगिक जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, होते हैं। अर्थात उनको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तभी बात करते रहे, तभी एक किसी ने और फिर किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा करो, आप इसमें बताओ पहले। तो चलो इसको छोड़ो, पहले उसने कहा कि ऐसा करो PCl5 में भी बताओ। बड़े बन रहे हो, चलो एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान से होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, PCl5 में बताओ। उसने कहा ऐसा है, PCl5 के जो केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, इसके पास 15 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर 15 इसका एटॉमिक नंबर है तो पता लगा इसके भातम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। उनका ठीक है, 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ Cl जोड़ दिया तो सर ठीक है, Cl तो हमने बार बार जोड़े हैं। 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, हमने 5 Cl जोड़ दिए। इसने कहा कि इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास एक एक, अर्थात वैसे तो 7 है। इसके पास भी, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी कर देते हैं तो पूरा। इसने कहा इसके साथ बॉन्ड सहसयोजी बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ सहसयोजी बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया और इसने इसके साथ। तो देखा कि ये फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर है, वो फास्फोरस के स्ट्रक्चर को हमने देखा तो पता लगा कि केंद्रीय परमाणु के सर के पास तो सर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अर्थात अष्टक तो ये कह रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन्होंने कहा देखो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई गलती होगी वो हमसे। अगर हम आगे और बात करें तो हमने कहा कि ठीक है, SF6 में भी बता दे श्रीमान, SF6 में बताएं। तो SF6 की जब बात की तो देखा कि सल्फर के पास 16 और फ्लोरीन के पास 9। पता लगा इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे। और इनसे जब इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई तो सल्फर के पास 1 2, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने इलेक्ट्रॉन मिले सर, 6 इलेक्ट्रॉन मिले। और ये इसकी लुईस संरचना फॉर्मेशन कर ली। और जब लुईस संरचना बना ली तो इसमें फिर हम कंपाउंड भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमने कहा एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक ये क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन है ना, सॉरी 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 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये। हमने 6 फ्लोरीन जोड़ दिए। फिर हमने 6 फ्लोरीन जोड़े, उसके बाद पता लगा कि हमने इनका बॉन्ड फॉर्मेशन देखा तो इनके पास एक बॉन्ड ये, इसका 2 3 4, ये इसके बॉन्ड फॉर्मेशन थे।
और हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर आ गई, SF6 की। सर हमने सेंटर एटम के पास देखा तो 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन पाए गए, अर्थात होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने गए, 12 इलेक्ट्रॉन मिल गए। बात यही पूरी नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि 12 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो अभी क्या करें, उन्होंने कहा स्टेबल नहीं है आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से तो स्टेबल नहीं है। तो ये कहता है ये नहीं नहीं स्टेबल तो है, स्टेबल तो है। तो उन्होंने कहा कि जिनके पास 12 इलेक्ट्रॉन से, और 12 नहीं, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, वो कंपाउंडों को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक। इन्हीं ही यौगिक को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रसार यौगिक, इलेक्ट्रॉन प्रसार यौगिक। सही है। एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किससे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रेजेंट है तो इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक। बात समझ में आ गई, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसकी एक परिभाषा बता दी, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन न्यून की लिखी थी कि वे परमाणु या वे यौगिक जिनके बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत ये आ गई, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप बार बार बता रहे थे कि ये क्या है, एक्सी, इसे बोलते हैं जीनोन, जीनोन बोलते हैं। और जीनोन जो गैस है इन्हें ही बोलते हैं अक्रिय गैसें। कौन सी गैस है, अक्रिय गैस। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन और रेनॉन, ये सारी की सारी कैसी गैसें हैं अक्रिय गैसें। कैसी गैसें हैं, अक्रिय गैसें सर। तो सर ठीक है, अक्रिय गैसें हैं, और अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर आपने तो बताया था कि अष्टक नियम क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सर देखें तो इसके हिसाब से तो ये लगना चाहिए कि ये कोई अभिक्रिया ही नहीं करनी चाहिए, ये अभिक्रिया करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अभिक्रिया करेंगे तो हमारा अष्टक नियम का पालन नहीं होगा। तो पता लगा कि के जो गैसें हैं उसमें KrF2 कंपाउंड का निर्माण कर लिया, XeF4 कंपाउंड का निर्माण कर लिया, XeF4 का बात कर ली, XeOF2 कंपाउंड का निर्माण कर लिया। अर्थात हम बात करें, अरे ये क्या हुआ भाई, ये होना ही नहीं चाहिए था, अष्टक नियम तो इसकी व्याख्या ही नहीं करता, क्योंकि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, अरे इनके पास तो पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अरे ये क्यों अभिक्रिया करेगा। तो पता लगा ये भी एक एक्सेप्शन हो गया दुनिया का कि अष्टक नियम फॉलो नहीं करती कुछ अक्रिय गैसें। वो कौन कौन सी हैं, क्रिप्टॉन और जेनॉन। इनको कुछ परिस्थितियां पैदा कर दी जाती है जिनके अकॉर्डिंग ये अभिक्रियाएं नहीं कर अभिक्रियाएं कर लेती है। और पता लगा कि जितने अक्रिय गैसें भी इसकी अवहेलना करती है, इस अक्रिय गैस से भी क्या करती है, अवहेलना करती है किसकी, अक्रिय गैस अष्टक नियम की क्या करती है, अवहेलना करती है, अर्थात मानती नहीं है। वैसे मानना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, अवहेलना करती है इसकी, ये अष्टक नियम। क्योंकि XeOF2 कंपाउंड बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिय गैस के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और वो हैं, लेकिन फिर ये अभिक्रिया क्यों की, अर्थात वो स्टेबल नहीं थे क्या। ये बात को समझते हुए एक इसकी ये भी कमी आ गई कि अक्रिय गैसों का अष्टक नियम का पालन नहीं करती, और इन कमियों को ध्यान में रखते हुए तभी किसी ने और एक बात कह दी कि देखिएगा, आप बार बार बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो डी कक्षक हैं, कौन से कक्षक हैं, डी कक्षक हैं, उनके भारत उनके कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आपको पता है पाए जाते हैं, और उनसे ये भी पता है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं
इन्हें ही बोलते हैं छद्म अक्रिय विन्यास। छद्म अक्रिय विन्यास। और ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करती, और अष्टक नियम का पालन नहीं करती। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, अर्थात ये उसकी कमियां हैं अष्टक नियम की। और इसके साथ अगर एक बात और बात करें तो अष्टक नियम जो है वो कभी भी ज्योमेट्री संरचना के बारे में नहीं बताता, अर्थात ज्योमेट्री, ज्यामिति व संरचना के बारे में अष्टक नियम नहीं बताता, नहीं बताता है। अर्थात अगर बात करें कि किस कंपाउंड की PCl5 की जियोमेट्री कैसी होगी, ये अष्टक नियम नहीं बताता, या इसकी सेफ कैसी होगी, ये अष्टक नियम नहीं बताता। दोनों इसकी क्या है? ये लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। तो अष्टक नियम को अगर हमने समझा तो अष्टक नियम कहते किसे है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाइतम कोश में केंद्रीय परमाणु के पास, वो क्या है? अष्टक नियम का पालन करते हैं। और जिनके पास नहीं होते वो पालन नहीं करते। साथ ही हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। पहली लिमिटेशंस ये थी कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोला गया। साथ ही कुछ हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ के पास क्या होते हैं? 8 से ज़्यादा होते हैं, और 8 से ज़्यादा होने के कारण इनको इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक कहा गया। और पता लगा कि एक्चुअली में अक्रिय गैसें तो अभिक्रिया करती ही नहीं है किसी से, लेकिन उन्होंने अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करने की वजह से, अभिक्रिया करने की वजह से वो लिमिटेशंस हो गई किसकी? ऑक्टेट रूल की। क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड स्टेबल होता है और वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन कंपाउंड बात करें XeF2 या XeOF2 या KrF2 की बात करें तो इन्होंने अभिक्रियाएं कर ली। कुछ कम परिस्थितियां होती है जिन पर अभिक्रिया करती है या क्रिया कैसे, वो उन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करने की है कि उन्होंने अभिक्रिया की, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। और कुछ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, जैसे जिंक है, इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, उनको बोला सूडो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। और कभी भी अष्टक नियम ज्यामिति और संरचना के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि अगर अष्टक नियम ये बताता तो ज़रूरत नहीं पड़ती आगे जाने की। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये तो आज का हमारा अष्टक नियम का कंप्लीट टॉपिक होता है। और इसके बाद बात करेंगे तो वो करेंगे हम बॉन्ड की। किसकी? बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, किस तरीके से बॉन्ड बताएंगे। एक होता है, मैं बता देता हूँ, ऐसा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। इनकी और बात करें, मोलिक्यूलर बॉन्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे पोलर, पोलर बॉन्ड एक पढ़ेंगे, पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड, और एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। बॉन्ड पे हम बात, जितने भी प्रकार के बॉन्ड हैं उनकी बात हम कल करेंगे, जो कि बॉन्ड का अलग अपना एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के बॉन्ड है, कितने प्रकार की चर्चाएं होती है, कौन कौन सी होती है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ धन्यवाद।